नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस मूल स्तंभ की बात करने जा रहे हैं जिस पर हमारी पूरी डेमोक्रेसी टिकी है। हम बात कर रहे हैं भारतीय न्यायपालिका की, और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की। ये एक आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक काफ़ी डिटेल और रोचक विश्लेषण है जो इस जटिल सिस्टम को बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट कर देगा। सोचिए जरा, जब कभी सरकार के किसी फैसले या नए कानून से आम नागरिकों के अधिकारों पर आंच आती है, तो वो आखिरी दरवाजा कौन सा है जहां बिल्कुल निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद होती है? हमारे संविधान और हमारे फंडामेंटल राइट्स का असली रक्षक आखिर कौन है? चलिए, आज इसका जवाब तलाशते हैं। इस पूरे टॉपिक को हमने आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले इंडियन जुडिशरी के स्ट्रक्चर को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन अदालतों में जजेस की क्वालिफिकेशंस और अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं। तीसरे भाग में उनकी बड़ी पावर्स पर चर्चा होगी। और आखिर में देखेंगे कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर के रूप में कैसे काम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। हमारी न्यायपालिका का आकार कैसा है? देखिए, हाई कोर्ट्स एक दिन में नहीं बन गए थे, एक क्रमिक विकास हुआ है इनका। हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलें तो 1861 के हाई कोर्ट्स एक्ट के तहत 1865 में कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में देश के पहले 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी। जैसे जैसे समय बीता और ज़रूरतें बढ़ीं, एक्सपेंशन हुआ। अगर नए कोर्ट्स की बात करें तो 2013 में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अपने कोर्ट्स मिले। और फिर 2019 में देश का सबसे नया अमरावती हाई कोर्ट सेटअप किया गया। अब यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। देश में इस वक्त 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो लॉजिकली लगता है कि हर स्टेट का अपना अलग हाई कोर्ट होगा, लेकिन इंडिया में कुल मिलाकर हाई कोर्ट सिर्फ 25 ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 231 संसद को पावर देता है कि वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही कॉमन हाई कोर्ट है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन और भी रोचक है। आर्टिकल 124 के तहत स्थापित इस कोर्ट में शुरुआत में सिर्फ 8 न्यायाधीश थे, बस 8। लेकिन देश बड़ा हुआ, केसेस बढ़े, तो ये संख्या आज बढ़कर 34 हो चुकी है, जिसमें एक भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 बाकी न्यायाधीश होते हैं। आगे बढ़ते दूसरे भाग की तरफ, जजेस, क्वालिफिकेशंस एंड अपॉइंटमेंट्स। इन बेंचेस पर बैठने वाले लोगों की चर्चा करते हैं। इन दोनों कोर्ट्स के जजेस के बीच रिटायरमेंट की एज को लेकर एक बिल्कुल स्पष्ट अंतर है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 इयर्स की उम्र तक अपने पद पर काम कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जजेस के लिए ये मैक्सिमम लिमिट थोड़ी कम है। वहां रिटायरमेंट एज 62 इयर्स ही तय की गई है। इनकी नियुक्ति से जुड़ा एक बड़ा प्रशासनिक फर्क और है। भले ही दोनों कोर्ट्स के जजेस की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करते हैं, पर पद की शपथ दिलाने वाले पदाधिकारी अलग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, लेकिन वहीं हाई कोर्ट के जजेस को ओथ उनके संबंधित राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर दिलाते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं कि आखिर इनका वेतन कैसा होता है। एक बिल्कुल सेट टियर सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मंथली सैलरी सबसे अधिक है, जो कि 2,80,000 रुपए है। उसके ठीक नीचे एक बराबरी दिखती है, जहां सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस दोनों की ही सैलरी एग्जैक्टली 2,50,000 रुपए तय की गई हैं। और आखिर में आते हैं हाई कोर्ट के बाकी जजेस, जिनकी मंथली सैलरी 2,25,000 रुपए होती है। तीसरा भाग, जुरिस्डिक्शंस एंड पावर्स। इन कोर्ट्स के पास आखिर कितनी अथॉरिटी होती है? दोनों कोर्ट्स के पास ऐसी पावर्स हैं जो सिस्टम को ट्रैक पर रखती हैं, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जहां कुछ केसेस डायरेक्टली सुने जाते हैं। अपेलेट जुरिस्डिक्शन, जिसमें निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनी जाती है। प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार तो होते ही हैं। और सबसे तगड़ी पावर है जुडिशियल रिव्यू की। लेकिन एक स्पेसिफिक पावर ऐसी है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मिली है। वो है एडवाइजरी पावर, यानी सलाह देने का अधिकार। चलिए अब उस जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, क्योंकि ये सच में एक गेम चेंजर टूल है। विधायिका का काम है देश के लिए कानून बनाना, पर अगर उनका बनाया गया कोई भी कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो जाए तो ऐसे में अदालतें जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके उसकी पूरी जांच कर सकती हैं, और अगर वो असंवैधानिक निकला तो उसे वहीं रद्द या स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। सरकार की पावर पर इससे बड़ा चेक एंड बैलेंस शायद ही कोई और हो। और वो जो एडवाइजरी पावर की हमने बात की थी, उसकी कार्यप्रणाली बेहद इंटरेस्टिंग है।
देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस वाली जूरी से किसी भी मुश्किल कानूनी मुद्दे पर एडवाइस ले सकते हैं। पर इसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट है। राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए लीगली बाध्य नहीं होते। उन्होंने सलाह मांगी, कोर्ट ने दी, पर फाइनल डिसीजन फिर भी राष्ट्रपति का ही होता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, प्रोटेक्टर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों की ढाल। अगर किसी आम इंसान के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो कोर्ट्स छाती पीटकर खड़ी हो जाती हैं और कुछ स्पेशल ऑर्डर जारी करती हैं जिन्हें रिट्स कहते हैं। 5 तरह की रिट्स होती हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन रिट्स को जारी करने की पावर आर्टिकल 32 से मिलती है, जबकि हाई कोर्ट्स के पास यही सेम पावर आर्टिकल 226 के तहत होती है। इन 5 रिट्स में सबसे पहली और शायद सबसे मशहूर रिट है हेबियस कॉर्पस। ये एक लैटिन शब्द है जिसका लिटरल मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट तुरंत ऑर्डर देता है कि उस इंसान को 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश किया जाए। ये किसी के भी अरेस्ट को इल्लीगली होने से रोकने का सबसे कारगर तरीका है। दूसरी अहम रिट है मांडामस, जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। सोचिए, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर या सरकारी डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी निभाने से आनाकानी करे, तब क्या होगा? ऐसे केस में ऊपरी अदालत ये रिट इशू करती है और उस अथॉरिटी को अपना तय काम पूरा करने के लिए फोर्स करती है। उन्हें उनकी कानूनी ड्यूटी निभाने पर मजबूर किया जाता है। तीसरी रिट थोड़ी आपातकालीन टाइप की है। इसका नाम है प्रोहिबिशन, यानी रोकना या मना करना। इसे न्यायपालिका का इमरजेंसी ब्रेक ही समझ लीजिए। अगर कोई निचली अदालत अचानक से अपने जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई करने लगे तो ऊपरी अदालत इस रिट के जरिए उन्हें तुरंत वहीं रोक देती है। लेकिन सर शौरारी यानी उत्प्रेषण की रिट इससे एक कदम आगे की चीज है। इसका मतलब होता है अच्छी तरह सूचित करो। अगर निचली अदालत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई गलत फैसला सुना भी दिया है तो अपर कोर्ट उस पूरे केस को ही अपने पास ट्रांसफर करवा लेती है या फिर उस गलत फैसले को ही कंप्लीटली रद्द करके कचरे में डाल देती है। आखिरी रिट है को वारंटो, जिसका अर्थ होता है किस अधिकार से। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस या सरकारी कुर्सी पर कब्जा करके बैठ जाए, तब यह ऑर्डर जारी होता है। कोर्ट उस इंसान से सीधा सवाल करती है कि भाई, आपने किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया हुआ है। ये रिट गलत लोगों को सिस्टम पर कब्जा करने से रोकती है। इन तमाम बातों और इस पूरे विश्लेषण से एक हकीकत बिल्कुल चमक कर सामने आती है। न्यायपालिका वाकई में इस डेमोक्रेसी के सबसे मजबूत गार्डियन की तरह खड़ी है। ये अश्योर करती है कि संविधान का रुतबा हमेशा सबसे ऊपर रहे और फंडामेंटल राइट्स को कोई छू भी ना सके। इन कोर्ट्स के जोरदार स्ट्रक्चर और इन रिट्स की पावर को समझने के बाद डेफिनेटली लगता है कि सिस्टम में आम इंसान की आवाज़ दबा देना इतना आसान नहीं है। तो आज का ये विश्लेषण यही खत्म करते हैं, लेकिन सोचिए ज़रूर, अगर हमारे पास कोर्ट्स की ये ढाल नहीं होती तो लोकतंत्र का क्या रूप होता। फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर एक और ऐसी ही रोचक चर्चा के साथ।